हेलो स्टूडेंट्स। सो दिस इज़ अ पर्टिकुलर वीडियो जिसमें कि हम आपको बताएंगे टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन। इसका डेरिवेशन मोस्टली इंजीनियरिंग फिजिक्स में स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, स्पेसिफिकली फॉर बीटेक स्टूडेंट्स। इवन इन बीएससी और एमएससी आपको पूछा जाता है कि आप टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन को डेराइव करके बताइए। तो इसको देख लेते हैं अभी किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। इसमें आप लोग जानते हैं अच्छे तरीके से कि जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है ये बेसिकली आपको क्या बताता है, मैटर वेव के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? ये आपको मैटर वेव के बारे में बताता है। अब ये मैटर वेव के बारे में किसने जानकारी दी थी? मैटर वेव के बारे में जानकारी दी थी हमें डी ब्रोगली ने, राइट। सो व्हाट एक्चुअली हैपेंड, डी ब्रोगली ने हाइपोथेसिस दिया कि जिस तरीके से आपका रेडिएशन का वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है, ठीक उसी तरीके से आपका मैटर का क्या होना चाहिए, दोनों नेचर होने चाहिए, यानी कि डुअल नेचर होना चाहिए। तो इसीलिए उसने प्रपोज किया डी ब्रोगली ने कि आपका मैटर का भी वेव होगा जिसकी वेवलेंथ जो है इट विल बी गिवन बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू एच बाय पी। एच क्या है यहाँ पर? प्लैंक्स कांस्टेंट है। और पी क्या है यहाँ पर? मोमेंटम है, राइट। नाउ अब उसने ये हाइपोथेसिस दी, लेकिन उसको मैथमेटिकल जो रूप दिया था, जो मैथमेटिकल तरीका समझाया था उसको लिखने का इक्वेशन को, वो समझाया था हमें श्रोडिंगर ने। ठीक है, तो श्रोडिंगर ने मैटर वेव को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट। तो अभी जो हम देखने जा रहे हैं वो देखने जा रहे हैं टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर्स इक्वेशन। ठीक है, अभी इसमें हम लोग क्या करेंगे, साई एक आपका वेरिएबल है जिससे हम वेव फंक्शन डिनोट करेंगे और ये रिप्रेजेंट करेगा मैटर वेव को। आप ध्यान दीजिएगा इस चीज को। अब ऑलरेडी हम जानते हैं कि जो एक वेव इक्वेशन है उसका जो सॉल्यूशन है वो उसको कुछ इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जो मैटर वेव है ये भी तो एक वेव ही है, तो इसकी इक्वेशन को भी हम सिमिलर वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। साई विच इज डिपेंडेंट ऑन एक्स पैरामीटर एंड वाई पैरामीटर is equals to capital A, which is the amplitude of the wave, into e raised to power of minus iota omega t minus kx। अब यहाँ पर आपका ओमेगा क्या है? ओमेगा इज एंगुलर मोमेंटम, ओमेगा इज एंगुलर मोमेंटम एंड k इज, k क्या है आपका यहाँ पे? प्रोपगेशन वेक्टर। ठीक है, तो ये है आपका प्रोपगेशन वेक्टर। अब आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि प्रोपगेशन वेक्टर का मतलब क्या हुआ कि आपका जो वेव है वो कितना प्रोपगेट किया, दैट इज व्हाट इज इंडिकेटेड बाय के वेक्टर। और के इज इक्वल्स टू आपका क्या होता है? ये आपका के इज इक्वल्स टू होता है 2 पाई बाय लैम्डा। 2 पाई बाय लैम्डा का मतलब है एंगल पर यूनिट वेवलेंथ, राइट। तो कोई भी वेव है वो कितना एंगल चल पा रही है पर यूनिट वेवलेंथ, दैट इज नोन एज वेव नंबर और प्रोपगेशन वेक्टर। आपको आई होप कि समझ में आया होगा। इसके बाद एंगुलर फ्रीक्वेंसी आप सब जानते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? 2 पाई न्यू, न्यू इज द लीनियर फ्रीक्वेंसी, राइट। न्यू इज लीनियर फ्रीक्वेंसी। नाउ लीनियर फ्रीक्वेंसी। अब ये आपका इक्वेशन नंबर 1 सॉल्यूशन था, या कहें कि वेव फंक्शन था जो हम मान करके चल रहे थे। मान करके क्या, जो हमने वेव का इक्वेशन रिप्रेजेंट किया था उसका सॉल्यूशन था, वही यहाँ पर भी होगा, ऐसा श्रोडिंगर ने यहाँ पे प्रपोज किया था। अब हम इससे एक इक्वेशन बनाएंगे विच इज टाइम डिपेंडेंट। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पे वेव फंक्शन भी कैसा लिया है? टाइम डिपेंडेंट लिया है। ठीक है, टाइम डिपेंडेंट का मतलब ये है कि जो टी है, टाइम है आपका, वो एक्सप्लिसिटली यानी कि आपको बाहर से फॉर्मूले में दिखना चाहिए। तो बाहर से फॉर्मूले में दिख रहा है आपको, ये रहा ओमेगा टी, ओमेगा के साथ में है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि हम लोग क्या करेंगे, इस वाले जो इक्वेशन नंबर 1 है इसको एनर्जी और मोमेंटम के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके कन्वर्जन के लिए हम यहाँ पे देखेंगे कि जो एनर्जी होती है उसको आप एच क्रॉस ओमेगा भी लिख सकते हैं। अब आप इसको एच क्रॉस ओमेगा कैसे लिख सकते हैं? आप जानते हैं कि क्वांटम फिजिक्स के अंदर E इज इक्वल्स टू एच न्यू होता है।
अब अगर इसी इक्वेशन को मैं 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 पाई से इसे मल्टीप्लाई कर दूं और 2 पाई से ही मैं इसे डिवाइड कर दूं, तो कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे 2 पाई न्यू की जगह क्या आ जाएगा? ओमेगा, और h बाय 2 पाई की जगह क्या आ जाएगा? h क्रॉस। ठीक है, क्योंकि h बाय 2 पाई को हम h क्रॉस से डिनोट करते हैं, तो इसको हम इसे ऐसे लिख देंगे h क्रॉस ओमेगा। ठीक है, ओमेगा की जगह मैंने आपको यहाँ पे बताया ही था, इट इज 2 पाई न्यू, यानी 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय लीनियर इक्वेशन। तो e की जगह हम क्या, ये e इज इक्वल्स टू क्या आ गया? h क्रॉस ओमेगा। अब हमने जो इक्वेशन नंबर 1 ली थी उसमें ओमेगा था, तो ओमेगा की जगह क्या रख देंगे? ओमेगा इज इक्वल्स टू e बाय h क्रॉस। अब क्या है, हमें मोमेंटम और लेकर के आना है इस इक्वेशन में, तो मोमेंटम लेकर के आना है, तो मोमेंटम को भी हम लिख लेते हैं। मोमेंटम इज इक्वल्स टू होता है आपका h क्रॉस के। अब P इज इक्वल्स टू कितना होता है आपका? h क्रॉस के। अब h क्रॉस k कैसे होता है P का, P की वैल्यू ये आप देखेंगे डी ब्रोगली वाले फॉर्मूले से। आप देखेंगे कि लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या होता है? h बाय p। तो यहाँ से p निकालोगे तो p इज इक्वल्स टू कितना आ गया? h बाय लैम्डा। 2 पाई से इसमें यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो और 2 पाई से इसमें यहाँ पे डिवाइड कर दो, तो 2 पाई बाय लैम्डा की जगह क्या लिख सकते हैं? k। तो ये हो गया, और h बाय 2 पाई की जगह h क्रॉस, तो ये हो गया h क्रॉस। ये h क्रॉस किसकी जगह आ गया? h बाय 2 पाई की जगह, और k किसकी जगह आ जाएगा? 2 पाई बाय लैम्डा की जगह। तो p इज इक्वल्स टू कितना आ गया? h क्रॉस k। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ गई? p बाय h क्रॉस। ठीक है, अब ये इक्वेशन नंबर 1 में एक तो ओमेगा था हमारे पास, आप यहाँ पे ध्यान देंगे, एक हमारे पास ओमेगा था और एक था हमारे पास k। तो ओमेगा की जगह रख देंगे e बाय h क्रॉस और k की जगह हम रख देंगे p बाय h क्रॉस। अब हम इससे दोनों वैल्यूज को रख करके आप देखेंगे बस यहाँ पे ये वैल्यू बन गई। e बाय h क्रॉस आ गया, h क्रॉस कॉमन ले लिया क्योंकि वो यहाँ पे p बाय h क्रॉस था। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे e बाय h क्रॉस था, h क्रॉस ये बाहर कॉमन आ गया क्योंकि यहाँ पे भी p बाय h क्रॉस था। तो अब वो जो इक्वेशन नंबर 1 थी वो क्या बन गई आपकी? वो बन गई a इंटू ई टू द पावर माइनस आई बाय h क्रॉस मल्टीप्लाइड बाय ई टी माइनस पी एक्स एक्स। अब ये पी एक्स क्या है? मोमेंटम, चूंकि हम लोग जो वेव फंक्शन ले रहे हैं इट इज पर्टिकुलरली इन एक्स डायरेक्शन, हम लोग ऐसा मान करके चल रहे हैं, और हम जानते हैं कि मोमेंटम इज ए 3 डायमेंशनल क्वांटिटी, तो इसीलिए हमने इसको भी, इसका भी यहाँ पे x कंपोनेंट ही लिया है, दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग px। अब इसको क्या करना है हमने, इस ये जो हमने वेव फंक्शन की जो हमारी इक्वेशन है, इसको, इससे हमें इक्वेशन बनानी है। अब ये इक्वेशन बनाने के लिए अपने क्या करना है, इक्वेशन मतलब क्या, ये एनर्जी की टर्म्स में इक्वेशन बनेगी। ठीक है, अब एनर्जी की टर्म्स में क्या पॉसिबिलिटी है? एनर्जी की टर्म्स में पॉसिबिलिटी है कि जो टोटल एनर्जी होती है वो इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, तो ये अगर आपको इस तरीके से देखना है तो आप कैसे देखेंगे, क्योंकि टोटल एनर्जी E इज इक्वल्स टू क्या है हमारी? टोटल एनर्जी E इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m लिख सकते हैं। ठीक है, ये सबको पता है। ठीक है, प्लस कैपिटल V। अब पी स्क्वायर बाय 2m कैसे लिख सकते हैं? आई होप वो आपको सभी को पता होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या होता है आपका? हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, m से मल्टीप्लाई कर देंगे, m से डिवाइड कर देंगे, mv आपका p के बराबर हो जाएगा, तो ये कितना हो गया? p स्क्वायर बाय 2m। ठीक है, अब आप इस इक्वेशन में अगर दोनों तरफ साई की मल्टीप्लाई कर दें तो ये इक्वेशन क्या बन गई? ई साई। यहाँ से आपका क्या हो गया? यहाँ से आपका ई साई आ गया, ये ना दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके, और ऐसे ही यहाँ पे जो पी स्क्वायर बाय 2m है उसके साथ साई आ गया, ये रहा पी स्क्वायर बाय 2m के साथ साई आ गया, और v के साथ साई आ गया। ठीक है, अब आप देखो कि अगर आपको इक्वेशन बनानी है तो आपको किस किस की वैल्यूज चाहिए? आपको वैल्यूज चाहिए ई साई की और पी स्क्वायर साई की। ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल तो हर केस में अलग अलग होगी, तो इस वाले फैक्टर को हम ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है ना, तो अब यहाँ से जब हम ई साई और पी स्क्वायर साई निकालेंगे तो वो कैसे निकालेंगे? साई हमारे पास ऑलरेडी था, ये रहा इक्वेशन नंबर 3 में। तो यहाँ से आप देखेंगे कि अगर ई साई निकालना है तो ई किसके साथ है?
टाइम के साथ है। तो यानी अगर हम इक्वेशन नंबर 3 को विद रेस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कर दें, अगर हम ये जो इक्वेशन नंबर 3 है इसको विद रेस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कर दें, यानी डेल साई बाई डेल टी निकालें, तो हम जानते हैं कि इसका कोफिशिएंट क्या है टाइम का, ई है, तो ई आपका बाहर आ जाएगा, देयरफॉर आपके पास ई साई की वैल्यू आ जाएगी। तो अब आप कैसे करेंगे, ये हो गया आपका कैपिटल ए एज इट इज, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन वही होता है, बस जो इसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो उसका कोफिशिएंट साथ में आ जाएगा, तो ये आ गया माइनस आई ई बाय एच क्रॉस। तो इस पूरे की जगह में हमने क्या लिख दिया, साई, क्योंकि ये साई की वैल्यू थी, तो ये रहा है आपका यहाँ पे साई, और जो बाकी बचा माइनस आई ई बाय एच क्रॉस। अब एच क्रॉस को उधर भेज दो आपका लेफ्ट हैंड साइड पे, और ये माइनस आई को भी उधर भेज दो, तो ये आपका ई साई की वैल्यू आ जाएगी। तो ई साई इज इक्वल्स टू आई एच क्रॉस डेल साई बाय डेल टी। अब ये कैसे हुआ, एच क्रॉस आपने इधर भेजा, तो ये आपका आ गया यहाँ पर एच क्रॉस डेल साई बाय डेल टी, और डिवाइड में कितना है आपका माइनस आई, है ना, आई माइनस आई भी तो भेजा इधर, इक्वल टू ई साई। अब माइनस आई हमें यहाँ पे पसंद नहीं आ रहा, तो हमने क्या करा, आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी, तो आई से मल्टीप्लाई करी तो नीचे आई स्क्वायर बन गया, और आप जानते हैं की वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट माइनस वन, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है, सॉरी -1 हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका -1 प्लस हो गया, तो आपके पास फाइनल इक्वेशन क्या आ गई है, ई साई इज इक्वल्स टू आई एच क्रॉस, है ना, ये पॉजिटिव बन गया आपका, ई साई इज इक्वल्स टू आई एच क्रॉस डेल साई बाय डेल टी। तो ई साई की तो वैल्यू आ गई, और दूसरी वैल्यू हमें किसकी चाहिए थी, अगर आप दूसरी वैल्यू देखें, दूसरी चाहिए थी हमें ये पी स्क्वायर साई की, ठीक है, दूसरी वैल्यू हमको चाहिए थी पी स्क्वायर साई की, क्योंकि इसी इक्वेशन में वैल्यूज डालनी थी। तो पी स्क्वायर साई की वैल्यू के लिए अब देखो पी कहाँ आ रहा है आपका, पी आपका आ रहा है एक्स के साथ में, और पी स्क्वायर चाहिए, तो एक्स के साथ हमें डबल डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तभी तो पी कोफिशिएंट 2 बार आएगा हमारा पास। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे, एक बार डिफरेंशिएट किया डेल साई बाय डेल एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एज इट इज सारा का सारा ऐसे ही आ गया, और एक्स का कोफिशिएंट कौन है, आई क्या है आपका, आई पी एक्स बाय एच क्रॉस, ये एक बार डिफरेंशिएट करने पे ये कोफिशिएंट आया, दूसरी बार करेंगे दूसरी बार में फिर ये कोफिशिएंट आएगा, ठीक है ना। तो पहले हम एक बार डिफरेंशिएट करके देखते हैं, ये कोफिशिएंट आया, और यहाँ से हम पहुंच गए सीधा आपके, ये इक्वेशन है, यहाँ से आप देखेंगे कि डेल साई बाय डेल एक्स क्या बन गया, फिर आपका इस पूरे की जगह तो साई आ गया, इस पूरे की जगह ये साई आ गया आपका, तो साई आई पी एक्स बाय एच क्रॉस। तो यहाँ पे पी एक्स का ऑपरेटर कितना आ गया, पी एक्स के साथ में जितनी भी चीजें हैं उनको इधर भेज दो, ठीक है। तो ये बन गया आपका पी एक्स इज इक्वल्स टू एच क्रॉस, उधर आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो हो गया माइनस आई एच क्रॉस डेल बाय डेल एक्स, ये पी एक्स का ऑपरेटर हो गया। एनीवेज हमें तो पी स्क्वायर एक्स की वैल्यू चाहिए थी, पी स्क्वायर साई की, तो हमें यहाँ पे पी स्क्वायर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे, और फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर से आई पी एक्स बाय एच क्रॉस आपका आ जाएगा, ठीक है। ये रहा, यहाँ पे आप देखेंगे एक बार डिफरेंशिएट किया तो एक बार आई पी एक्स बाय एच क्रॉस, दूसरी बार डिफरेंशिएट किया तो दूसरी बार आई पी एक्स बाय एच क्रॉस, देयरफॉर डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू साई, ये पूरी साई की वैल्यू है, मल्टीप्लाइड बाय आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर की वैल्यू की जगह -1 रख दिया यहाँ पे, पी एक्स स्क्वायर बाय एच क्रॉस स्क्वायर, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ गया एज इट इज साई, जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया था, मल्टीप्लाइड बाय माइनस पी एक्स स्क्वायर बाय एच क्रॉस स्क्वायर। तो हमें चाहिए पी स्क्वायर साई की वैल्यू, तो एच माइनस एच क्रॉस स्क्वायर को उधर भेज दो, तो पी स्क्वायर साई की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर। अब ये जो इक्वेशन मैंने आपको बताया था कि अगर आपको इक्वेशन निकालनी है तो आपने क्या करना है, एनर्जी कंजर्वेशन का यूज करना है, तो उसका यूज करेंगे तो यहाँ पे ई साई की वैल्यू डाल देंगे। ई साई की वैल्यू कितनी आई थी आपकी, ई साई की वैल्यू आई थी, ई साई की वैल्यू आपकी आ गई थी आई एच क्रॉस डेल साई बाय डेल टी, और पी स्क्वायर साई की वैल्यू कितनी आ गई थी आपकी, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर। तो इन दोनों की वैल्यू जब हमने पुट की तो ये रहा, ई साई की जगह
हमारे पास आ गया माइनस आई एच क्रॉस डेल साई बाय डेल टी इज इक्वल्स टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स कोमा टी इंटू साई। ये हमारी इक्वेशन आ गई किसकी, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ये आपका आ गया। आप ध्यान देंगे अब यहाँ पे जब हमारा टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है तो यहाँ पे साई भी टाइम पे एक्सप्लिसिटली डिपेंड कर रहा है, क्योंकि आपने देखा था कि साई का जो आपका वैल्यू था उसमें टी एक्सप्लिसिटली दिख रहा था और पोटेंशियल में भी टी आपका एक्सप्लिसिटली दिख रहा है। अब मान लीजिए यही जो इक्वेशन है इसको आपको 3D में लिखना है। ठीक है, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को आपको 3D में लिखना है। तो 3D के लिए क्या करेंगे, इसमें तो x कंपोनेंट है, साथ में yz भी जोड़ देंगे। तो आई एच क्रॉस डेल साई बाय डेल टी इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2m डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस इसमें y का कंपोनेंट भी जोड़ दो, डेल स्क्वायर साई बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाय डेल जेड स्क्वायर, ये तीनों कंपोनेंट जोड़ दिए प्लस v। अब यहाँ पे v का क्या मतलब है, यहाँ पे v का मतलब है x कोमा वाई कोमा जेड कोमा t। ठीक है, इंटू साई। और यहाँ पे साई का क्या मतलब है, यहाँ पे साई का मतलब है 3D में x कोमा वाई कोमा जेड कोमा टी, दिस इज साई। ठीक है, तो ये आपका 3D की इक्वेशन हो गई और ये इक्वेशन आपकी किसकी हो गई, 1D की इक्वेशन हो गई। तो अगर आपको एग्जाम में 1D की इक्वेशन डेराइव करने को आता है टाइम डिपेंडेंट तो आप इस तरीके से कर देंगे, और 3D में आता है तो 1D में करके उसको सिमिलरली 3D में लिख देंगे। ठीक है, अब अगर आपको जो है इसका ऑपरेटर कैलकुलेट करने के लिए आता है तो वो आप यहाँ पे देख लिए। 3D में पूरा साई ऑफ एक्स एक्स वाई जेड कॉमा टी लिखने की जगह आप इसे साई ऑफ आर वेक्टर वेयर इट इज अंडरस्टूड कि जो आर वेक्टर है वो 3D वेक्टर है, तो उसको आप आर कोमा टी भी लिख सकते हैं। ऐसे ही v को भी क्या लिख सकते हैं, v ऑफ आर कोमा टी। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे आई एच क्रॉस, यहाँ पे साई की जगह हमने क्या लिख दिया, डेल साई ऑफ आर कोमा टी डिवाइडेड बाय डेल टी। ठीक है ना, या इसका डिफरेंशिएशन ये माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2m डेल, आपको पता है डेल ऑपरेटर के बारे में। ठीक है, डेल स्क्वायर साई ऑफ आर कोमा टी, डेल ऑपरेटर क्या होता है आप, डेल बाय डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाय डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाय डेल जेड के कैप। ठीक है, ये आपका ऑपरेटर होता है। आपको पता है यहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन है, हेंस दिस ऑपरेटर इज डेल स्क्वायर साई ऑफ आर कोमा टी प्लस वी ऑफ आर कोमा टी ऑपरेटिंग ऑन साई ऑफ आर कोमा टी। तो अब इसमें आपको क्या करना है, आप इस वाले फैक्टर को उठा करके एक साथ कर लेंगे, यहाँ से साई को कॉमन लेंगे और साई को कॉमन लेकर के आप देखेंगे जब आपने ये साई और ये साई को जो है कॉमन लिया तो आपके पास आ गया माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2m डेल स्क्वायर प्लस वी ऑफ आर टी साई ऑफ आर कोमा टी इज इक्वल्स टू ये वाला आपका एज इट इज आ गया पूरा का पूरा आई एच क्रॉस डेल साई ऑफ आर कोमा टी डिवाइडेड बाय डेल टी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखें इस इक्वेशन को अगर आपको समराइज करना है तो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन रही है, ये भी पूरा एक ऑपरेटर ही है ना, और ये वाला भी आपका ऑपरेटर है इतना। ठीक है, अब ये वाला ऑपरेटर तो वही है एनर्जी ऑपरेटर, ई ऑपरेटर जो हमने सबसे शुरू में निकाला था, फर्स्ट इक्वेशन में आ गया था हमारा, सॉरी थर्ड इक्वेशन के बाद। तो ये हो गया आपका एच कैप साई प्लस ई कैप साई। तो ई कैप जो है ये आपका क्या है, एनर्जी ऑपरेटर है, और जो एच कैप है यहाँ पे आप देखो इसमें काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर है और पोटेंशियल एनर्जी का, और इस ऑपरेटर को जो कि दोनों का सम होता है एंड हेंस आपको टोटल एनर्जी निकाल के देता है, इस एच कैप वाले ऑपरेटर को हम क्या कहते हैं, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ठीक है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। तो ये आपको समझ में आ गया। फाइनल आपकी जो इक्वेशन निकल गई एच साई इक्वल टू ई साई। तो थैंक यू, एंड इसके नेक्स्ट वाली जो क्लासेस हैं उसको भी हम इसमें अभी और अपलोड करेंगे, उसको और ऐड ऑन करेंगे कंटिन्यूअसली।
So thank you for watching. Please do share it with your fellow students. उनको भी help हो जाएगा exam में. And subscribe for more lectures on various things, including the fellowships, including the internships, which are going to be uploaded on this channel very soon. Thank you very much.